नमस्कार, मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया डेने। एक कहावत है, घर का भेदी लंका ध्यान। 22 फरवरी को क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से है, उसी दक्षिण अफ्रीका से जिसे वर्ल्ड कप में भारत आज तक नहीं हरा पाया है। भारत इस बार यह बाधा तोड़ने की कोशिश में है, लेकिन उसके मंसूबे पर टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन पानी फेर सकते हैं। 2011 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में मदद करने वाले गैरी कर्स्टन अब अफ्रीकी टीम को भारतीय खिलाड़ियों की कमजोरी बता रहे हैं और भारतीयों के मंसूबे पर पानी फेरने का पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन आज हम वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लान की बात कर रहे हैं। जी हां, प्लान इस तरह बना रहे हैं जिस तरह सीएम मांझी 20 फरवरी को नीतीश को मात देने के लिए प्लान बना रहे हैं। हालांकि नीतीश की सेना भी पूरी प्लान के साथ लगी हुई है कि वो 20 का बॉस बन जाए। बॉस बनने के लिए चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के प्रतिभागी जिस तरह का हथकंडा अपनाते हैं, कुछ इसी तरह का हथकंडा मांझी और नीतीश गुट की तरफ से भी अपनाए जा रहे हैं। आज हम बिहार के इसी सियासी हालात का करेंगे डीएनए टेस्ट, साथ ही चलेंगे झारखंड और जानेंगे वहां की सरकार बजट में आम आदमी के लिए क्या सोच रही है। बिहार में 20 का बॉस कौन बनेगा, यानी बिहार में 20 फरवरी को क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मांझी और नीतीश दोनों गुट अपना दावा मजबूत बता रहे हैं। इधर दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे को मात देने के लिए एक के बाद एक चालें भी चली जा रही हैं। कौन होगा 20 का बॉस? नीतीश की नीति से मांझी को मिलेगी मात, मांझी के मांझा से कटेगी नीतीश की पतंग। बिहार की सियासत में जारी है शाह और मात का खेल। 20 फरवरी के सियासी 2020 में विजेता बनने के लिए खाने खिलाने से लेकर केस मुकदमे तक का सहारा लिया जा रहा है। एक दिन में 2-2 भोज हो रहे हैं। खाने की टेबल पर मात देने की रणनीति बन रही है। लेकिन इन सबसे बेखबर सीएम जीतन राम मांझी कह रहे हैं 2 दिन इंतजार कीजिए। तो 20 तारीख को आप लोग देखेंगे ना, हम लोग एकदम विश्वास मत प्राप्त करेंगे। तो 20 तारीख को आप लोग देखेंगे ना, हम लोग एकदम विश्वास मत प्राप्त करेंगे। इधर नीतीश गुट का कहना है कि जल्द ही साफ हो जाएगा मांझी की सरकार रहेगी या फिर जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि जीतन राम मांझी जी विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो भी हम आपको क्लियर आपको बता देंगे। नहीं, देखिए, अब तक की स्थिति में नीतीश कुमार भारी बहुमत में है। अब तक का मतलब जरा समझना चाहते हैं सर। 20 तारीख को होना है मतदान ना, तो 20 तारीख है और अभी तो आज 18 है, 2 दिन बाकी है। अब तक नीतीश कुमार भारी बहुमत में है। नीतीश गुट मांझी के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए एक के बाद एक चाल चल रहा है और कोशिश कर रहा है मांझी फ्लोर पर बहुमत साबित ना कर पाए। लेकिन मांझी गुट भी कम नहीं है और वो लड़ाई आखिरी दम तक खींचने में लगा हुआ है। अब देखना है इस सियासी जंग में कौन किसे मात देता है। चंदन झा के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। 20 फरवरी को जीत को लेकर मांझी गुट और नीतीश गुट दोनों को पूरा भरोसा है कि जीत उनकी होगी। दोनों की तरफ से कोशिशें भी जारी हैं। नीतीश गुट डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश में लगा है। श्याम रजक के घर से शुरू हुआ यह सिलसिला 19 फरवरी को नीतीश के घर जाकर खत्म होगा। खैर, यहां भोज संपन्न होना कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हो सकता है नीतीश मांझी पर भारी पड़े और दोबारा सीएम बनने के बाद एक बार फिर भोज दे दें। खैर, खाने खिलाने से ज्यादा यह भोज बहुमत के आंकड़ों को जुटाने और एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कई विधायक ऐसे हैं जो नीतीश खेमे में हैं, लेकिन विश्वास मत के दौरान मांझी का साथ भी दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा पर विराम लग जाएगा और बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर मांझी फ्लोर पर नीतीश को मात दे देते हैं तो वो बिहार में एक नई ताकत भी बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विधायकों, अधिकारियों की बड़ी संख्या मांझी के समर्थन में दिखाई पड़ रही है। पप्पू यादव सहित कई और नेता समर्थन फिलहाल बीजेपी से हाथ मिलाकर लालू यादव और नीतीश कुमार को कमजोर भी कर सकते हैं। इधर बीजेपी के विधायकों की भी आम राय है कि बीजेपी को मांझी का समर्थन करना चाहिए। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होना भी बाकी है। मांझी की हार मांझी और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी, क्योंकि मांझी हार के बाद बिहार की राजनीति में हाशिए पर जा सकते हैं। कोई हारे हुए खिलाड़ी पर दांव लगाना नहीं चाहेगा।
वहीं मांझी को मात देकर नीतीश न सिर्फ दोबारा बिहार के सीएम बनेंगे, बल्कि बीजेपी से अलग होने के बाद खोया हुआ जनाधार भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर हमला बोलने का उन्हें मौका भी मिल जाएगा। वो मुद्दा बना सकते हैं कि बीजेपी लगातार उन्हें अस्थिर करने की कोशिश में लगी थी। इसके अलावा चुनाव के पहले नीतीश ने इस प्रकरण के जरिए चेक भी कर लिया कि कौन उनके पक्ष में है और अब वे बेहतर रणनीति के तहत मैदान में उतर भी सकते हैं। राजनीति के बारे में अब तक जितनी बातें कही और सुनी जाती रही हैं, वो आजकल बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही हैं। दुश्मन दोस्त हो गए हैं, अपने पराये हो गए हैं। सही और गलत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। यहां जो कुछ हो रहा है उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि राजनीति में सब जायज है। राजनीति में सब जायज है। कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। राज के लिए नीति की भी तिलांजलि। कल तक मांझी के बयानों का विरोध करने वाले बीजेपी अब उनके साथ जाती दिख रही है। इधर बीजेपी और सीएम मांझी को मात देने के लिए जेडीयू लगातार खुद को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा देने की मांग कर रहा है। पत्र भेज करके हम लोगों ने अपनी मांग रख दी है, लेकिन विधानसभा में माननीय अध्यक्ष महोदय और विधान परिषद में माननीय सभापति महोदय के ये विचाराधीन है, ये उनको फैसला लेना। जेडीयू को विपक्षी दल का दर्जा दिलाने के एजेंडे के तहत सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसका बीजेपी ने बहिष्कार किया और विधानसभा सचिवालय पर जेडीयू दफ्तर की तरह काम करने का आरोप लगाया। विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है कि आप इस प्रकार के असंवैधानिक काम मत करिए, गैर कानूनी काम मत करिए। 20 तारीख को इस बात का फैसला होने दीजिए कि जदयू के किस घर के पास कितनी संख्या है, उसके बाद इस बात का फैसला करिए। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने, विधानसभा सचिवालय ने मन बना लिया है कि वो असंवैधानिक फैसला करेंगे ही। उनके इस रुख के कारण मैंने बैठक का बहिष्कार किया। शाह और मात के दौरान आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जुबानी जंग अब थाने तक पहुंच चुकी है। पहले नीतीश खेमे की बीमा भारती की तरफ से मांझी समर्थकों के खिलाफ समर्थन के लिए डराने धमकाने का मामला दर्ज करवाया गया। उसके बाद मांझी के परिजनों ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया। अब मांझी गुट के नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उनको नीतीश गुट से जान से मारने की धमकी मिल रही है। फोन की घंटी बजी, मैंने फोन उठाया, पूछा क्या मिस्टर नरेंद्र सिंह बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। हमने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो आप? तो आपको मैं एक चेतावनी देने के लिए फ़ोन किया हूँ कि हमने कहा क्या चेतावनी है? चेतावनी ये है कि आप नीतीश कुमार का विरोध करना तत्काल छोड़ दीजिए और मांझी का समर्थन करना छोड़ दीजिए, वरना आपको 24 घंटे में इसके बुरे अंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे। जिस रास्ते पर बिहार की सियासत आगे बढ़ रही है, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है, यहां कुर्सी बचाने के लिए सब जायज है। इसी फॉर्मूले पर सियासत हो रही है। चंदन झा के साथ साकेत सिंह, जी मीडिया, पटना। तो कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, यही सियासत है। बिहार में सत्ता के संग्राम में शाह और मात का अनोखा खेल चल रहा है। कौन गुट डाल डाल चल रहा है, कौन गुट पात पात, यह कहना बड़ा मुश्किल है। मात देने के लिए कानून और अधिकार से हटकर फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब यह मामला देख लेने से लेकर जान मारने की धमकी तक पहुंच चुका है। पहले नीतीश गुट की बीमा भारती ने मांझी गुट के विनय बिहारी और सुमित सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। यहां से शुरू हुआ यह खेल अनंत सिंह सीएम मांझी से होता हुआ नरेंद्र सिंह तक पहुंच गया। नरेंद्र सिंह ने मांझी गुट पर धमकाने का आरोप लगाया है। यह मामला राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तक ही नहीं है, यह मामला राजनीतिक सूचिता का भी है। लेकिन जब सत्ता के लिए इस तरह की राजनीति होगी तो समझा जा सकता है राजनीति में सूचिता कैसे बची रहेगी। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद और खबरों का करेंगे हम डीएनए टेस्ट।
रुख करते हैं झारखंड की तरफ। 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो सकता है। रघुवर सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। सीएम ने वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 में योजना आकार बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हर साल योजना आकार की बड़ी राशि लैप्स हो जाती है तो फिर योजना आकार की राशि बढ़ाने का फायदा क्या है? झारखंड की 15 साल की राजनीति में यह पहला मौका है जब कोई पूर्ण बहुमत वाली सरकार सत्ता में है। जाहिर है सरकार के सामने जबरदस्त चुनौतियां हैं। ऐसे में सीएम रघुवर दास ने दावा किया है कि सरकार अपने बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में झारखंड का योजना आकार 26,500 करोड़ रुपए से बढ़ाने के संकेत भी दे दिए हैं। 16-17 में बजट में आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा हर चीज एडवांस है। बजट सेंक्शन हुआ, टेंडर हुआ, काम जमीन पर न जा रहा है। ऐसी बजट की व्यवस्था हम 16-17 में करेंगे, ये आश्वस्त मैं आपको करता हूँ। जो 15-16 की बजट है, उस बजट में जो अच्छे सुझाव आए, सारे विभाग के अधिकारी हैं, हम कोशिश करेंगे कि अच्छे सुझाव इसी बजट में हम लोग जोड़ेंगे। रांची के एटीआई भवन में आयोजित बजट पूर्व संगोष्ठी में सीएम रघुवर दास और कई विभागीय मंत्री सहित अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी विधायक राधाकृष्ण किशोर ने बजट में किसानों के हितों पर ध्यान देने की बात कही। चिंता की बात है कि जिस राज्य की आधी आबादी खेती पर निर्भर करे, टोटल स्टेट प्लान पर उसके ऊपर खर्च बहुत ही कम। कभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2015-16 के बजट में इस 1,70,00,000 आबादी को सामने रख करके बजट में फोकस किया जाए, प्राथमिकता दी जाए। बहुत ही सारांश में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें कृषि और एलाइड एग्रो सेक्टर में अधिक से अधिक प्राथमिकता के साथ बजट एलोकेशन का प्रावधान। वहीं व्यापारी वर्ग ने सीएम की बजट पूर्व संगोष्ठी की तारीफ की और राजस्व बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे सरकार के कठोर कदमों में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रघुवर सरकार अपना पहला बजट फरवरी के आखिरी सप्ताह में पेश करने जा रही है और इसको लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। लेकिन सवाल यही है कि एक बार फिर सरकार योजना आकार की राशि में इजाफा करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह इस बार भी मार्च के आखिरी सप्ताह में बड़े पैमाने पर योजना आकार के पिछले वित्तीय वर्ष के राशि जो है वो लैप्स होने के कगार पर है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार योजना आकार में तो लगातार इजाफा करते जा रही है, लेकिन उसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाए ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो अलग झारखंड राज गठन के बाद से ही यहां विकास कार्य के लिए मिली राशि की चौथाई भी सरकारी महकमे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हर साल बड़ी राशि लैप्स कर जाती है, लेकिन इसके बाद भी सरकारें विकास के नाम पर बजट राशि बढ़ाती रहती हैं। इस विषय पर चर्चा करें उसके पहले आपको पिछले 4 सालों का योजना आकार भी हम बता देते हैं। झारखंड में वर्ष 2011-12 में 26,082 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2012-13 में झारखंड का बजट 37,300 करोड़ रुपए का था। साल 2013-14 में झारखंड का बजट 39,548 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2014-15 में झारखंड का बजट 50,387 करोड़ का था। यानी ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 4 सालों में योजना आकार बढ़कर 2 गुना हो गया। लेकिन क्या आपको पता है, बजट राशि का ज्यादातर हिस्सा हर साल लैप्स हो जाता है। जो राशि खर्च भी होती है वो टारगेट पूरा करने के लिए साल के आखिर में होती है। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या कारण है कि योजना राशि खर्च नहीं होती है। आइए उन कारणों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वत के लिए काम को लटकाए रखना, अधिकारियों का खर्च संबंधी कोई लघु या दीर्घकाल नहीं मनाना, शुरुआत के 9 महीने खर्च को लेकर सुस्ती, प्रोजेक्ट के अनुमोदन के बाद डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया में विलंब और ट्रांसफर और पोस्टिंग। हमने ये आंकड़े इसलिए दिखाए क्योंकि जब तक सरकार कमियों को दुरुस्त नहीं करेगी तब तक सिर्फ योजना आकार बढ़ाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो योजना बनाते वक्त उसके खर्च का भी प्लान बनाए और उसे कठोरता से लागू भी करे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
और अब बात गुमला में हुई हैवानियत की। गुमला में वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी युगल को पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सी पुरवैया पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। ये चीख, ये चित्कार, ये गुहार, सब कुछ बेअसर है इस शैतान पर। इस युवती पर बेरहम बरसते डंडे से गुमला के इस जंगल का सीना भी छलनी हो गया होगा, लेकिन इस शैतान की छाती को ठंडक तब तक नहीं मिली जब तक इस बेबस युवती के जिस्म के एक एक रूह को इसने जख्मी न कर दिया। यह घटना 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे की है। मंगलवार को सी पुरवैया ने इस खबर को हर बार की तरह पूरी संजीदगी के साथ दिखाया। जंगल की झाड़ियों के बीच से उठी इस जख्मी हुक से बाखबर प्रशासन को रूबरू कराया, जिसके बाद गुमला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है और शिद्दत से शुरू हो गई है उस शैतान की तलाश। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया गया था, उसके बाद से पुलिस ने इस पे बहुत तेजी से कार्रवाई की है, मामले का संज्ञान लिया है और अभी तक हमारी जो जांच जारी हुई है उसमें हम विभिन्न पहलुओं पे हमने जांच की है और उसके बाद से हमने इस मामले में एफआईआर कर दिया है और जांच बहुत तेज़ी से जारी है और बहुत जल्दी ही इसमें कुछ गिरफ्तारियां वगैरह भी हो जाएंगी। दरअसल इस बालिग प्रेम के परवानों की गलती बस इतनी थी कि दुनिया के नजरों से छुपते छुपाते इन्होंने सुनसान जंगल के कोने को इजहारे इश्क के लिए मुफीद माना। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस जंगल में शैतानी भौरे भी बेखौफ घूम रहे हैं, जो कहर बनकर इन दोनों पर टूट पड़े। अब चूंकि इस दर्द को सी पुरवैया की पनाह मिली है, लिहाजा महिला आयोग ने भी इस घटना को हाथों हाथ ले लिया। कहीं कुछ गलत हो रहा है अगर लगता है तो पुलिस है, पुलिस को सूचना देनी चाहिए, पुलिस आके उसे ले जाए और जो उचित कार्रवाई है वो करे। लेकिन इस तरह से ये तो बहुत ही गलत है कि कोई नकाबपोश आता है और इस तरह से बेरहमी से पीटता है। हम लोग तो तुरंत आज ही इसमें स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। डीजीपी को लेटर लिखेंगे कि वो तुरंत इसकी जाँच करे और जाँच रिपोर्ट हमें भेजे और आगे की कार्रवाई हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। यकीनन इस शैतान को सजा मिलनी चाहिए। सी पुरवैया के जरिए अब पूरा समाज गुहार लगा रहा है। द्वारा इस मुद्दा को उठाया गया है जो एक लड़की को एमएस बना के पूरे वायरस की तरफ पूरे जिले में फैला दिया गया है। जो एकदम घोर निंदनीय घटना है, यह होना नहीं चाहिए और मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऐसे कुकर्म करने वाले मामला को सामने लाती है और जनता के बीच में रखती है, जिससे अच्छा मैसेज जाता है। और जो घटना को अंजाम दिया है, हम प्रशासन से मांग तक करते हैं उसके कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। अब इंतजार है उस वक्त का जब शिकंजे में ये शैतान होगा और सबक समाज को जाएगा कि बेरहम लाठी चलाने वालों का अंजाम आखिरकार सिर्फ और सिर्फ सलाखें हैं। गुमला से मुकेश सोनी के साथ अविनाश कुमार, ज़ी मीडिया, रांची। सवाल जरूर है कि दोषियों को कब मिलेगी सजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।